स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी के जो प्रीवियस ईयर का हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं मैथ का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, ये अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को। और ये जो हमारा एग्जाम हुआ था ये अप्रैल 2021 में कंडक्ट हुआ था। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 6120 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी का 2/3 भाग, बी को सी का 1/4 भाग मिला या मिले, बी का हिस्सा कितना होगा, कितना है ये बताना है। क्वेश्चन में ए का बी से बताया है संबंध और बी का सी से बताया है और हमें हिस्सा बताना है बी का कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बी का हिस्सा बताना है तो बी के हिस्से को हम एज्यूम कर लेंगे पहले। तो हमने माना कि बी का हिस्सा 20 रुपये है। अब देखते हैं ए का बी से क्या संबंध था। ए का बी से संबंध था कि ए को बी का 2/3 मिला। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला है, हमने माना है बी एज्यूम किया है। और बी का कितना मिला, का मतलब गुणा 2/3। तो ए को मिला है इतना, बी का 2/3। और बात करें सी को अब बी और सी में क्या संबंध था, बी और सी में संबंध था कि बी को सी का 1/4 मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी को बी का 4 गुना मिला है ना। ये तो हुआ कि सी को बी से 4 गुना मिला है और बी को सी से 1/4 मिला है। यही तो बताया है इसने कि बी को सी से 1/4 मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी को बी का कितना मिला है, 4 गुना मिला है। तो अगर मुझे सी का एज्यूम करना हो तो कितना होगा वो, बी का 4 गुना। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन के शुरू में दिया था कि हमें इन तीनों को कितने रुपए बांटने हैं। हमें बांटने हैं 6120, मतलब कि जो ए को मिला ये, और जो बी को मिला, और जो ये सी को मिला, इनका जोड़ कितना होगा हमारा, 6120 होगा। चलो जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2b/3 प्लस बी प्लस ये हो गया 4b इज इक्वल टू कितना हो गया, 6120। अब ये भिन्न है तो हमें इसे जोड़ने के लिए क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम 3 आया, एक बार जाएगा तो एक की गुणा इसमें होगी, और यहाँ आया 3b और यहाँ आया 12b इजिकल टू 6120। अब इन सब b को मैं जोड़ दूँ, 2 और 3 5, 5 और 12 17, 17b इजिकल टू 6120। और देखो ये 3 जो है नीचे है तो इधर जाके कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा ना, सॉरी 3। तो यहाँ पे आ गया 3। अब मुझे वैल्यू पता करनी है बी की, तो मैं 17 को भी इधर लेके जाऊंगा। और इनके बीच में कोई मार्क नहीं था तो किसका मार्क था, जिनके बीच में कोई मार्क नहीं इनके बीच में गुणा का मार्क। तो बी इजिकल टू कितना हो गया, 6120 गुणा 3/17। अब मुझे क्या करना है, 17 से इन्हें भाग देनी है। तो 17 दूनी 24, 17 51, बचा कितना 10, 17 छक्का 102, जीरो का जीरो गुणा 3। अब 36 की 3 से करनी है, 36 18, 3 3 और 1 10। तो कितना आ गया, 1080। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक हो जाएगा। एक बार अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस क्वेश्चन को, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और जिसको अगर स्लो लग रहा हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो व्यक्ति, एक अमर और बाला, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर प्रत्येक ने 15,000 रुपये उधार दिए। इन्होंने पैसे उधार दिए हैं, 15,000 रुपये लोगों ने। उनके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज, जो उन्हें साधारण ब्याज पे दिए हैं, इसका मतलब साधारण ब्याज प्राप्त हुआ ना उन्हें, तो उन्हें जो साधारण ब्याज मिला है उनके बीच का अंतर 3,000 रुपये है। एक को 3,000 रुपये ज्यादा मिला है ना। यदि ब्याज की वार्षिक दरों का योग, इनकी दर नहीं बताई इसने कि अमर ने कितनी दर पे दिया था और बाला ने कितनी दिया था, पर दोनों की जो दर मिलके है वो कितने परसेंट है, 11% है, ये बताया हुआ है। और अमर की बाला की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, और अमर को बाला की तुलना, मतलब ये जो इसने बताया था ना कि अलग अलग ब्याज मिला, 3,000 ज्यादा मिला, तो 3,000 को किसे ज्यादा मिला,
ये इसने बताया अमर को अधिक ब्याज मिला है। तो अमर द्वारा कितना ब्याज प्राप्त हुआ ये बताना है हमें। तो देखो साधारण ब्याज का सवाल है हमारा। इसका वैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। अब इसमें देखो, पहले चलते हैं हम, अमर को ज़्यादा ब्याज प्राप्त हुआ तो पहले मैं अमर का ही लिख लेता हूँ। कितना ब्याज मिला होगा? मूलधन कितना रुपए उधार दिया था इसने? 15,000 रुपये दिया था दोनों ने। तो 15,000 रुपये अमर ने दिया, मूलधन हो गया, गुणा दर कितनी थी? दर पता नहीं हमें कितनी, तो मैं अमर की दर मान लेता हूँ ए, गुणा समय कितना दिया था 5 साल के लिए, गुणा 5/100। ये क्या आया? ये अमर का ब्याज आ गया, साधारण ब्याज जो अमर को मिलेगा। और ऐसे ही मैं अगर बाला का ब्याज निकालूं तो कैसे निकालूंगा? मूलधन, बाला ने भी 15,000 रुपये उधार दिए थे, गुणा दर, दर कितनी थी? दोनों का जोड़ जो है 11% है। तो बाला का कितना बचा? क्योंकि अमर का ए हो गया, तो अगर मुझे बाला का पता करना हो तो मैं टोटल में से अमर का घटा दूंगा ना। तो 11 में से क्या घटा दूंगा? मैं ए घटा दूंगा, और गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना? 5 साल के लिए था ये भी, बटे 100। और आगे क्या दिया हुआ था कि इन दोनों को जो ब्याज प्राप्त हुआ उनमें 3,000 रुपये का अंतर है। तो इन दोनों का ये ब्याज हो गया ना, ये तो अमर का ब्याज था और ये हमारा बाला का ब्याज हो गया। इनका अंतर कितने रुपए है? 3,000 रुपये। देखो बस क्वेश्चन यहीं तक होता है। अगर ये समझ में आ गया तो सिर्फ आगे तो कैलकुलेशन करनी है, वो हमारा सिर्फ सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन बचा है अब। तो अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा है तो ये इजीली हो ही जाएगा। चलो तो देखो, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, ऐसे ही 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब हमारा क्या बचा? ये हमारा इसमें कॉमन देखते, चलो पहले लिखते हैं, मैं यहाँ को लिखता हूँ। क्या बचा? 150 गुणा ए गुणा 5 बचा, माइनस, देखो ये बचा है 150, 150 11 माइनस ए गुणा 5 इज इक्वल टू 3,000। देखो तो ऐसे कट जाता है ना, क्योंकि ये कॉमन है इसमें, 150 इसमें कॉमन है, 150 इसमें भी, 5 और 5 इसमें कॉमन है। तो जो कॉमन वाले होते हैं ऐसे माइनस प्लस में वे इधर चले जाएंगे ना, इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएंगे। या फिर ऐसे ही काट सकता हूँ मैं, कैसे? 150 करना 150, और ये दोनों जगह कटेगा, 150 करना 150, और 150 दूनी 300, और जीरो का जीरो, ये 20 हो गया। ऐसे ही 5 से काट सकता हूँ, 5 ना 5, 5 ना 5, और 5 चौक 20। अब क्या बचा है? अब बचा है ए, और यहाँ से यहाँ माइनस का मार्क है, और ये 11 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 है। अब देखो ए और ए दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 ए हो गए, -11 इज इक्वल टू 4। और अगर मुझे ये 11 इधर ए का वैल्यू पता करनी ना, तो मैं 11 को इधर लेके जाऊंगा, तो कितना हो गया? 2a इज इक्वल टू 11 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया 15। और ए की वैल्यू पता करनी थी मुझे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। अब बताना क्या था? बताना था अमर को कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज का तो फॉर्मूला हमें पता है, साधारण ब्याज का ये है। अब देखो, ये इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, हमें इसने साधारण ब्याज के दोनों का अंतर बताया था, और बताना था अमर को कितना ब्याज मिला है। अगर मुझे अमर का क्या क्या पता हो, मूलधन पता हो, दर पता हो, और समय पता हो, तो मैं साधारण ब्याज निकाल दूंगा ना, क्योंकि साधारण का ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो उसने क्या दिया हुआ था? मूलधन दिया हुआ था, दर नहीं दी हुई थी। दर दी हुई थी उसने टोटल दोनों की मिला के, तो मुझे दर ज्ञात करनी थी, किसकी? ए की, अमर की। तो यही मैंने यहाँ तक अभी निकाला है कि ए को, अमर को कितनी दर मिली है, कितनी मिली है? 15/2, या 7.5 कह सकते हैं। और समय तो बताया होता है इसने, समय कितना था? 5 साल। चलो तो अब हमारी दर भी निकल गई है। तो अगर साधारण ब्याज निकालना हो मुझे तो क्या करूँगा? मूलधन 15,000 गुणा दर 15/2 गुणा समय कितना था? 5। ठीक है, 2 से इसे काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 75 बार, डबल जीरो। अब इनकी गुणा करेंगे
तो कितना आएगा हमारा, 15 पंजे ये 75 हो गया, और 75 और 75 गुणा 75 का वर्ग कितना होता है, 5625, और 2 जीरो गए। ओ सॉरी, यहाँ पे ये था ना मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और 2 जीरो से 2 जीरो गए। 75 75 का वर्ग कितना होता है, 5625। ये हमारा आंसर हो गया, अमर का साधारण ब्याज इतना हो गया। और अगर हमसे बाला का पूछता तो हम क्या करते, तब हम इसमें 3000 प्लस कर देंगे, सॉरी 3000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर इसने नहीं बताई, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में, टाइम बताया है 4 साल, 4 साल में तो इतना हो जाती है 64,800 रुपये, और 6 वर्षों में 93,312 रुपये हो जाता है। पाँचवें पाँचवें वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का कितना है। देखो दर नहीं बताई, 4 साल बताया टाइम, ये 4वें साल में कितने कितने रुपए हो गया था, और 6 वर्षों में कितने रुपए हो गया था धन उसका। तो ये बताना है 5वें वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब चौथे साल का बताया हुआ है कितना टोटल है राशि, और छठे वर्ष का बताया है, तो अब ऐसे साल में मैं अभी के लिए क्या मान लेता हूँ, अभी के लिए इसे मैं पहले साल ये मान लेता हूँ। अगर ये मैं पहला साल मानूंगा तो ये कितने साल, 2 साल बाद का है ना, तो ये 2 साल का ये इतना है। चलो पहले करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले चलो जल्दी से एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देख लेते हैं। देखो अंतर क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ हमारा परसेंटेज पे टिका हुआ है सारा। अब बात करें, देखो अगर पहले बात करते हैं हम साधारण ब्याज की, एसआई की, और इधर देखते हैं सीआई को। देखो अगर मैंने कोई धनराशि 4% पे उधार ली है साधारण ब्याज पे, तो पहले साल मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा, 4%। और बात करूँ अगर दूसरे साल की, तो दूसरे साल कितना ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल भी 4% देना पड़ेगा। तो 2 साल बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा मुझे, 4 दूनी 8%। और अगर तीसरे साल की बात करूँ तो तीसरे साल मुझे देना पड़ेगा 4 दूनी 8 4 12%। और अगर बात करूँ चौथे साल की, तो ऐसी 4% और बढ़ जाएगा, 4 दूनी 4 4 4 16%। तो अधिकतर तो 3% में ही काम हो जाता है 3 साल का ही, तो 3 साल का देखेंगे। ये कितने पे हो गया, 4 का। और अगर 5 की बात करूँ, 5% पहले साल, और दूसरे साल 10%, और तीसरे साल 15%। ऐसे ही इनका तो 6 का ऐसे ही होता जाएगा। पर अगर हम देखें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 4% दिया है तो पहले साल तो 4% ही ब्याज मिलेगा, पहले साल तो चार 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 ही मिलेगा, और दूसरे साल मिलेगा हमारा 4.0, सॉरी 4.04 नहीं, 8.16 8.16 मिलेगा। जहाँ साधारण ब्याज में पहले एक साल में मुझे 4% देना था, और 2 साल में 8% देना था। पर अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लेता हूँ तो पहले साल तो 4% ही दूंगा, पर दूसरे साल क्योंकि मुझे ब्याज पे भी ब्याज देना होता है, तो वो 8.16 हो जाता है। और ऐसे ही अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4% पे कितना हो जाएगा, वो देखें तो वो हमारा 12.48 हो जाएगा। अगर ये देखो 3 4% के क्वेश्चन बनते हैं, 4 का, 5 का, और 6 का हो गया, 8 का हो गया, 10 का हो गया, 15 और 20 का। ये हमें एक बार इन्हें, अगर ये हमारे याद हो गए या हमें ध्यान हो, तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं 5% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 5 का होता है पहले साल तो 5%, दूसरे साल 10.25%, और तीसरे साल होता है हमारा 15.76%। जहाँ ये क्या था, 5 10 और 15% ही देना था, ये कितना बढ़ के होगा 5% और 10.26% और 15.76%। ऐसे ही बात करूँ 6% की, तो 6% बढ़ के जहाँ 6 12 और 18 होता साधारण ब्याज में, ये चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़कर मेरा हो जाएगा 6% और 12.36%, और जी हमारा 19.
एक 0%। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये याद नहीं रहेगा हमारे, तो मतलब ऐसे कैसे रख लें, देखो इसे निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4% है, साधारण ब्याज के देखूँ मैं, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये होता है। तो 4% पे निकालने हैं ना, तो पहले साल 4%, दूसरे साल भी 4%। तो 4 + 4 प्लस 4 × 4/100। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, और 4 × 4 = 16। 8 + 16, और 16 के बटे में 100 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट 16, तो कितना आ गया, 8.16 आ गया ना, 8.16। तो ये ही मैंने ऐसे लिखा है। तो इतना ना करके हमें अगर ये 3-4 याद हो जाए तो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही पेपर में, और इन्हें करना बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो अगर ये हमारे ध्यान रहेंगे तो बहुत सही रहेगा। अब देखते हैं 8 का। 8 का क्या साधारण ब्याज होता है, कितना होता है, 8 8 × 2 = 16, 8 × 24%। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर बात करें तो पहले साल तो 8% होगा, दूसरे साल 16.64 होगा, और तीसरे साल हमारा 25.97 होगा। और ऐसे ही 10 साल की बात करते हैं। ज़्यादातर तो ये पूछता है 5 का, 10 का और 20 का। मैं ये सारे लिखे दे रहा हूँ, एक बार आप इन्हें लिख लेना। 10 का देखते हैं, 10 का कहाँ साधारण ब्याज पे होता है, 10, 20 और 30, और चक्रवृद्धि ब्याज पे होगा ये 10, 21 और 33.0। नेक्स्ट चलते हैं 15। 15 पे क्या होता, 15, 30 और 45%, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पे हो जाएगा 15, 32.25 और सॉरी 32.25, और तीसरे साल का हो जाएगा 52, 52.08। और 20 का और देख लेते हैं, जहाँ 20 का होता है 20, 40 और 60%, ये हमारा इसमें बढ़कर हो जाता है 20, 44 और 72.80। अब इसमें से हमें याद रखना है, एक तो 4 का, एक 5 का और एक 10 का। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इनके ही आते हैं, 4 5 और 10। चलो क्वेश्चन करते हैं इसे। क्वेश्चन था कि चौ चार चौथे साल में जो हमारा धनराशि थी वो इतनी थी, और 6 साल बाद कितनी हो गई वो, 4 साल में तो इतनी थी और 6 साल में कितनी हो गई थी, 93,312। देखो 2 साल में कितना अंतर आया, 2 साल में आया 2 का, 1 का, और ये 3 का, और 8 5 13, सॉरी कुछ गलत हो गया। देखो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इनका डिफरेंस देखा है। उसने दिया होता है कि 6 साल में इतना धन हो जाता है और 4 साल में इतना हो जाता है, तो 2 साल में कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और मैं देखूं कि कितना परसेंट बढ़ गया। अगर मुझे पता करना हो कितना परसेंट बढ़ गया, क्योंकि हमें परसेंटेज ही तो निकालना होता है इन क्वेश्चन में, परसेंटेज पता हो तो हमें आंसर निकल जाएगा। तो परसेंटेज निकालना हो तो 2 साल में इतना बढ़ा, और कितने का बढ़ा, कितने का परसेंट बढ़ा, 64,800 का, गुणा परसेंट निकालना है तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इससे हम इसे भाग देंगे, तो यहाँ चलो दे देते हैं। पहले हम इतने में भाग देंगे, तो ये जाएगा हमारा 5 बार तो ज़्यादा हो रहा है, 4 बार जाएगा, तो 8 चौक 32 का 2, 80 लगे 3, और 4 4 चौक 16, 17 18 19, 80 लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, कितना आया, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये क्या होगा, ये बचा 9, यहाँ पे बचा 14, 14 में से 9 गए 5, 7 में 5 गए 2, और कितना यहाँ उतार लेना 2।
और ये अब 648 से फिर भाग देंगे तो ये कितना आया, 2592 बचा है। फिर से कितनी बार चली जाएगी, 4 बार चली जाएगी। एक बार तो ये कितना आया, 14%, वो सॉरी 44% आ गया। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 4 साल में कोई धन कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, और 6 साल में इतना हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का मैंने अंतर देखा तो इतना आया, इन दोनों के बीच का अंतर। और अगर इन दोनों के बीच का अंतर मैं देखूं कि ये 2 साल में कितना परसेंट बढ़ गया, तो परसेंटेज निकालने का क्या होता है, जिस चीज का परसेंट निकालना है वो ऊपर, और कितने से बढ़ा हुआ है, 64,800 से बढ़ा है ना, तो वो नीचे, और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इससे भाग दी तो 44% आया। तो ये धन जो है 2 साल में 44% बढ़ गया। तो चक्र चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा सवाल था। तो 44% 2 साल में किस में बढ़ता है, ये हमें पता है कि 20% अगर साधारण ब्याज होता तो 20 और 20 मिलके 40 ही % बनता, क्योंकि ये 44% हो गया है। तो ये क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज का था ना क्वेश्चन, तो ये 44% कौन सा होता है, वो 20% का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो कितनी आ गई, 20% आ गई ना। ठीक है, अब बताना क्या था, बताना ये था कि 5वें वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 5वें वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा ना इसका। चौथे साल में इतना है, चौथे साल में कितना है, 64,800, और 5, अब हमें दर तो पता चल गया। एक साल में कितना बढ़ेगा, क्योंकि एक साल में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, 5वें साल का बताना है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, पहले साल तो समान ही बढ़ता है ना। देखो 4% में 4 ही बढ़ रहा है, 5 में 5 ही। तो 5वें साल में जाना है हमें, तो इसका कितना निकालना होगा हमें, 20%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12, 12,960। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। क्वेश्चन बहुत छोटा था, सिर्फ ये परसेंटेज बताने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। इन परसेंटेज को नोट कर लेना, क्योंकि साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निश्चित राशि पर 4%, इसमें दर दे दी 4% है, ब्याज की दर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम भी दे दिया 4 वर्ष का, उसी राशि पर, सेम ही राशि है पर राशि नहीं दी हुई है ना, सेम राशि पर 5% पर, ठीक है, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से अंतर 57 रुपये अधिक है। अंतर कितना है, 57 रुपये ज्यादा है। तो देखो, चार, हमें क्या बोला है उसने कि 4% पर 4 साल में साधारण ब्याज। तो देखो 4% का 4 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था ना, पहले साल में 4, दूसरे साल में 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 साल में कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज तो हो जाएगा 16%, और 5% पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में। पहले साल हमने अभी अभी देखा था ना, पहले साल में 5 का तो 5% रहता है, दूसरे साल में कितना हो जाता है, दूसरे साल में हो जाता है हमारा 10.25, और ऐसे ही तीसरे साल में कितना हो जाता है, तीसरे साल में अभी हमने देखा था 15.76% हो जाता है। देखो ऊपर एक बार चलते हैं, कितने 5% का देखना है, देखो 5%, 10.25%, और तीसरे साल में 15.76%। तो ये हमने लिख लिया, और इसने क्या बताया है, 45 रुपये अधिक है ये जो साधारण ब्याज है। तो देखो साधारण ब्याज कितने परसेंट हुआ, 16%, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 3 साल में 15.76%। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर हो गया, 0.24 का अंतर हो गया ना, 2.24% का, और ये कितने रुपए के बराबर दिया हुआ, 57 रुपए के। तो बताना क्या है, राशि बताओ और लगभग में बतानी है, ठीक है। तो यहाँ परसेंट का मार्क का मतलब क्या होता है, ये 0.24% दिया हुआ है, कोई भी राशि कितने परसेंट होती है, 100% होती है ना। पहले तो मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, तो इधर 2 जीरो लगाऊंगा, और ये 24 है, मुझे कितना निकालना है, 100%। तो सबसे पहले मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% कितना हो जाएगा,
57 गुणा 100/24। और राशि ये 1% आया है। अगर राशि कोई भी वैल्यू जो होती है वो 100% होती है, तो 100% इजिकल टू कितना हो जाएगा? 57 गुणा 100/24। अब 24 से इसे भाग देता हूँ। 24 से भाग दूँ तो 24 दूनी 48। 24 या तो ज़्यादा हो जाएगा। 24 आने देता हूँ इनको। 24 दूनी 48। ये बचा हमारा 9 और एक जीरो और खा लिया। देखो तो लगभग में बताना था हमें आंसर। और 24 दूनी 48, 24 लगभग 4, 3 से ज़्यादा बार जा रही है, लगभग 4 के बार, 4 बार के बराबर। ये 38, 48 दूनी कितना होता है? 38 होता है। लगभग में हमें आंसर बताना था। तो ये देखो 3 बार तो गया नहीं, 24 से 3 बार तो कटा नहीं, जो ये 3 बार का हो जाता है। पर 2 से ज़्यादा वाला है तो ये वाला भी नहीं होगा, और कम वाला तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 24,000 वाला हो जाएगा। भाग दे के देखोगे तो लगभग 24,000 के बराबर ही आ रहा है। अगर ये हमें वैल्यू याद नहीं होगी या निकालना नहीं आता होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वर्ष में एक ही दर से एक निश्चित राशि पर क्रमशः 1,000 रुपये और 1,040 रुपये का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया जाता है। ब्याज की दर परसेंट में ज्ञात करो। तो देखो इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष का दे रखा है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना क्या है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज होता है 1,040 2 वर्ष में, और 2 ही वर्ष में। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 1,000 रुपये हो जाता है। तो 2 साल में कितना अंतर आया? 40 वाला। तो देखो 40 रुपये का अंतर आया। तो एक तो वो जो परसेंटेज होगी ना, वो परसेंटेज 40 का गुणनखंड होगी। तो 40 को किससे भाग जा रही है? 9 से नहीं जा रही, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 10 से जा रही है और 8 से जा रही है। तो या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर एक तरीका और है कैसे निकाल सकते हैं। यही हमें पता है ना। देखो 8 का मैं पहले साल में अगर साधारण ब्याज देखूँ तो 8% होगा, और दूसरे साल में कितना हो जाएगा? 16%। और अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज देखूँ तो पहले साल में तो चक्रवृद्धि ब्याज 8% रहेगा, और दूसरे साल में कितना हो जाएगा? 16.64%। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि 8 का गुणज ही चलेगा ये, 8 से कटता होगा। तो ये 40 आया इनका अंतर, तो ये सिर्फ 8 से ही, 8 का ही घटेगा ना इससे, कहीं ना कहीं ये 64 वाला इसकी वैल्यू ये 0.64 की 40 रुपये आई है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, मुझे एक निश्चित दूरी को चलकर तय करने और गाड़ी से वापस आने में 37 मिनट का कुल समय लगा। ठीक है, मैं दोनों तरफ चलकर इसे 55 मिनट में तय कर सकता हूँ। गाड़ी से जाने में तो उसे 37 मिनट लगी, और वो कह रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ चल कर जाऊं तो उसे 55 मिनट लगेंगे, पैदल चल कर जाए तो। दोनों तरफ गाड़ी से दूरी को तय करने में मुझे कितना समय लगेगा? मतलब क्या बोला है? सॉरी, इसने बोला था मुझे एक निश्चित दूरी को चलकर। अच्छा, पहले तो ये पैदल गया और गाड़ी से वापस आया। पैदल तो गया और गाड़ी से वापस गाड़ी से आया, तो उसे कितनी मिनट लगी? 37 मिनट लगी। और बोल रहा है कि दोनों तरफ अगर चलकर ही जाए, पैदल ही जाए और पैदल ही आए, तो उसे 55 मिनट लगती हैं। अब बताना हमें यह है कि दोनों तरफ गाड़ी से दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। दोनों तरफ ही गाड़ी से जाएगी और गाड़ी से आएगी, तो कितना टाइम लगेगा ये बताना है। सबसे महंगी होंगी ये